जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में जो हमारा चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7, जो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलिए आज हम बढ़ते हैं। जो पिछली क्लास थी उसके आगे आज हम वहां से कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमारा पिछला क्लास यहाँ पर जो परिवहन के साधन थे, उन परिवहन के साधनों को हम लोगों ने बड़े ही आसानी से उसको पढ़ लिया है। ठीक, अब जो हमको आज पढ़ना है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है और क्यों अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं। ठीक, तो चलिए आइए बिना देरी के इसको समझते हैं कि आखिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी दो देशों के मध्य से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान ही क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक, दो देशों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक, अगर एक देश के अंदर होगा तो वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। ठीक, तो वह अंतरदेशीय व्यापार होगा। कभी कभी वैसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरदेशीय व्यापार में क्या अंतर है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य होगा और अंतरदेशीय किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर होगा। ठीक, यानी दो राज्यों के मध्य होगा, यानी एक ही देश की सीमा के अंदर होगा तो अंतरदेशीय, और उस देश की यानी दो देशों के मध्य होगा तो दो या दो से अधिक देशों के मध्य होगा तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अच्छा, हमें जरूरी क्या है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना ही जरूरी है। कोई भी देश इतना सक्षम है कि वो अपनी जरूरत की सारी वस्तुओं को बना सकता है, तो फिर क्यों जरूरी है कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार करें। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत इतना सक्षम है, इतना आत्मनिर्भर है कि वो सभी वस्तुएं बना सकता है जो विदेशों से मंगाता है। तो फिर हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हम विदेशी वस्तुओं पर निर्भर रहें और हम अपने यहाँ की स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग ना करें। ठीक, वैसे करते तो ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हमको विदेशों से सामानों को आयात करना पड़ता है। इसमें चलिए देखते हैं। मान लो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए दो कंपनियां हैं। ठीक, यानी दो देश हैं। कंपनी क्या, दो देश समझो। ये है देश ए और ये है देश बी। ध्यान से इसको समझो क्यों यहाँ पर जरूरी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना। ठीक, मान लो देश ये क्या बनाता है, ये बनाता है शराब। ठीक, फॉर एग्जांपल शराब ये बनाता है और ये बनाता है जूते। शराब और जूते वैसे उदाहरण के तौर पर है, एक दिन में देश ए, ठीक, ये नाम का देश जो एक दिन में लगभग 300 शराब की बोतलें बनाता है। ठीक, 300 बोतल ये शराब बनाता है और देश बी ये 300 जोड़ी जूते बनाते हैं। ठीक, 300 जोड़ी जूते बनाता है कौन, देश बी। ठीक, शराब ये 300 बोतल बनाता है। अगर, क्योंकि जाहिर सी बात है देश ये है तो केवल ये शराब पी के तो जिंदा रहेगा नहीं, और ना ही ये केवल जूते पहन के रह सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसको भी चाहिए क्या, शराब, और इसको भी चाहिए जूते। ठीक, तो ये क्या कारण है, तो ये ऐसा नहीं कि आपस में बदल सकते हैं। तो ये अगर ये जो शराब बनाता है अगर जूते बनाएगा तो ये एक दिन में मात्र 200 जूते ही बना पाएगा। ठीक, 200 जोड़ी ये जूते बना सकता है। ठीक, 200 शूज ये बना सकता है एक दिन में। ठीक, और ये अगर शराब बनाना चाहे तो ये 200 बोतल शराब बना सकता है। ठीक, 200 बोतल शराब ये बना सकता है, 200 जोड़ी जूते ये बना सकता है। ठीक, लेकिन इसकी स्पेशलिस्ट किसमें है, इसकी स्पेशलिस्ट इसमें है कि ये शराब बनाए, क्योंकि ये उसी टाइम में उसी पैसे में ये 300 बोतल बना सकता है एक दिन में। ठीक, जब ये आदमी सक्षम है, ये देश सक्षम है शराब बनाने में, क्योंकि ये एक दिन में 300 बोतल बनाएगा। अगर वही काम ये दूसरा वाला करेगा तो केवल 200 ही बना पाएगा। वही ये आदमी सक्षम है जूते बनाने में जो एक दिन में 300 बनाता है, लेकिन अगर ये शराब बनाएगा तो केवल 200 ही बना पाएगा। तो क्या किया जाए कि अगर ये आदमी अपने 200
यानी जो 300 बोतल शराब है, इस 300 बोतल शराब में 200 बोतल इनको दे दे और इनसे 200 जोड़ी जूते ले ले। तो यहाँ पर इन्होंने शराब के स्थान पे जूते बनाए थे, तो पूरे दिन में यहाँ पर 200 ही बनाते, वो इन्होंने पूरे दिन में शराब बना के 300 बोतल 200 दे दिया और जूते भी पूरा का पूरा प्राप्त कर लिया और इनका 100 बोतल बच भी गया। ठीक, तो इनको फायदा कितने का हुआ? 100 बोतल का। उसी प्रकार से ये भी ऐसे हैं, अगर ये शराब बनाते तो 200 बोतल ही पूरे दिन में बना पाते, लेकिन ये बनाए जूते, तो जब जूते बनाए तो इन्होंने 200 जूते इनको दे दिए और बदले में इनको 200 बोतल शराब मिल गया, इनको भी 100 का फायदा हो गया। ठीक, यानी व्यापार वही होगा जहां दोनों लोगों को फायदा होगा। ऐसा नहीं कि व्यापार वहां हो केवल एक लोगों को फायदा हो, वहां व्यापार कभी हो ही नहीं सकता, चाहे किसी स्थानीय लेवल पर हो या किसी देश के अंदर हो या किसी देश के बाहर हो या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हो, कहीं भी जहां दोनों लोगों को फायदा होगा वही व्यापार होगा और फायदा दोनों लोगों को लगभग बराबर होगा। ऐसा नहीं कि एक लोगों को बहुत ज्यादा जो है फायदा हो जाए, एक लोगों को बहुत कम, मतलब अप्रॉक्स में दोनों लोगों को बराबर फायदा होगा। ठीक, तो वहीं पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा या कोई भी व्यापार वही होगा। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हमें अधिक से अधिक जो लाभ की प्राप्ति हो सके। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझ में आया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम क्यों करते हैं। ठीक, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम किस माध्यम में करते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय माध्यम, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, इसको परिवहन का कौन सा साधन है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है? ठीक, तो वो कौन सा साधन है परिवहन का? वो है जल परिवहन, और वो भी जल परिवहन में कौन सा? समुद्री जल परिवहन द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, लगभग 99% समुद्री व्यापार समुद्रों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, केवल 1% जो भी वायुयान के द्वारा होता है और कोई रास्ता है ही नहीं। जितने भी समुद्र तटीय देश हैं, अब ये अलग बात है कि दो देशों की जो स्थलीय सीमा साझा करती है, जैसे भारत और नेपाल, तो भारत और नेपाल के मध्य में स्थलीय सीमा द्वारा यानी सड़कों के द्वारा व्यापार होता है, लेकिन जैसे भारत और यूरोप, तो यूरोप महाद्वीप में कोई सड़कें हैं ही नहीं, क्योंकि वहां पर पूरा समुद्र है। जो यूरोप जाना होगा तो हमें समुद्र से होकर ही जाना है, तो जब हम समुद्र से होकर जाएंगे तो हम बहुत आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि अगर यूरोप महाद्वीप में अगर हम स्थल वाला भाग अपनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, अगर सड़कों से कई सारे देशों को पार करते हुए जाना पड़ेगा, जितने का हम सामान नहीं रहेगा उससे कई हजार गुना ज्यादा उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लग जाएगा। तो और समुद्र में क्या है कि बहुत ही आसानी के साथ एक शिप समुद्र में लेकर, शिप से बड़े आसानी से लेकर चले जाओ, ना कहीं जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला है, ना किसी देश की सीमा को पार करना है कि बार बार वहां पर चेक इन हो। ठीक, तो लगभग जितने भी जो भारत के साथ व्यापार होते हैं, वो ज्यादातर जो व्यापार यूरोप महाद्वीप से होते हैं वो पूरा का पूरा समुद्रों द्वारा होता है, लेकिन जो भारत के अन्य पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश है, ठीक, और नेपाल है, तो यहाँ पर सड़कों के माध्यम से भी व्यापार होता है। ठीक, उसके बाद जो इसमें कुछ पॉइंट रह गए थे जिसमें सड़कों से संबंधित कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेता है, जो 2 क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछा गया है, उन 2 क्वेश्चन को नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थार के मरुस्थल से गुजरने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दूसरा है, थार के मरुस्थल से गुजरने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग, वो है NH15। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, और जो भारत का ये वाला क्षेत्र है, ठीक, ऐसे करके तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर भारत का बहुत ही यहाँ पर पतला रास्ता बचता है, ठीक, इधर, क्योंकि ये वाला गैप जो है भारत का अगर मैप देखो तो ये गैप बहुत कम है, ये गैप इतना कम है कि केवल एक सड़क है बस। ठीक, लगभग सड़कें हैं और कुछ जमीनें भी हैं, लेकिन यहाँ पर
केवल और केवल एक सड़क यही है, इसकी इधर जंगल है इधर जंगल है। ठीक, तो ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भारत की मुख्य भूमि से भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य को जोड़ने वाला एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो ये है NH31, NH31, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, लैंग्वेज बदल बदल के आता है, इसमें लैंग्वेज बस केवल कॉन्सेप्ट को समझो कि ये पूर्वोत्तर को मुख्य भारत से जोड़ता है। अब लैंग्वेज ये कई बार इस तरीके से भी आया है कि पूर्वोत्तर राज्यों को कौन सी सड़कों के यानी कौन सी सड़कों द्वारा पूर्वोत्तर राज्य को शेष भारत से जोड़ता है। एक लैंग्वेज तो इसका ये हो गया, एक लैंग्वेज, ऐसे कई सारे लैंग्वेज बन सकते हैं अगर बनाया जाए तो, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो यहाँ वाली सड़कें हैं यानी पूर्वोत्तर राज्य को जो शेष भारत से जोड़ने वाली एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH31। ठीक, आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं पर्यटन। ठीक, पर्यटन एक व्यापार के रूप में, पर्यटन एक व्यापार के रूप में। अच्छा, पर्यटन क्या है? पर्यटन का मतलब होता है जो लोग पिकनिक पे घूमने जाते हैं, ठीक, कहीं गए तो उसे पर्यटन बोला जाता है। ठीक, किसी भी जो जैसे विदेशी लोग आते हैं, ठीक, हम लोग तो पिकनिक मनाने जाते हैं, लेकिन जो विदेशी आते हैं उनको पर्यटक बोला जाता है। जैसे अभी कोई अमेरिका से आया ताजमहल देखने, तो वो क्या है? एक पर्यटक है। और इस पर्यटक में भारत में बहुत ज्यादा ये जो पर्यटक का क्षेत्र है, पर्यटक एक व्यापार के रूप में भारत में ये इसकी संभावनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। बहुत सारे विदेशी भारत में आ रहे हैं घूमने के लिए पर्यटक के रूप में। ठीक, और ये पर्यटक भारत के बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। ये पर्यटक क्षेत्र बहुत ज्यादा रोजगार तो लोगों को देता है। जब वो लोग आएंगे, जैसे मान लो अमेरिका से 100 लोग आए भारत घूमने के लिए, तो जब वो 100 लोग आए, जैसे ही भारत की सीमा में प्रवेश किए, वो सब के सब जो है उसमें बहुत सारे लोगों को प्रत्यक्ष तरीके से रोजगार मिल जाता है। जिस गाड़ी से वो बैठ के घूमने जाएंगे उस गाड़ी वाले को रोजगार मिल गया। ठीक, जिस होटल में रहे वो लोग उस होटल वाले को रोजगार मिल गया। फिर जहाँ गए घूमने, वहां उस क्षेत्र में गए घूमने, तो वहां पर इस स्थान से यहाँ तक जो भी ट्रांसपोर्ट, जो वो वाहन का प्रयोग किए, उसका जो है किराया दिए। तो इस प्रकार से वो लोग जो खाए उसका पैसा दिए। तो ऐसे करके बहुत सारा पैसा जो है ये लोग यहाँ पर खर्चा करते हैं और जो है बहुत सारे लोगों को इनको रोजगार मिलता भी है। ठीक, तो एक व्यापार के रूप में इसका प्रयोग भी किया जाता है पर्यटन का। ठीक, तो पर्यटन अब पर्यटन में कई तरीके से पर्यटक कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, सांस्कृतिक विरासत देखने के लिए। बहुत सारे लोग जो दवा कराने आते हैं यानी चिकित्सा पर्यटक के रूप में आते हैं। और भारत में चिकित्सा पर्यटक भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे सस्ती दवा भारत में मिलती है। जो भी दवा पूरी दुनिया में जितनी भी जो महंगी महंगी दवाएं हैं वो सब भारत में बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती हैं। इसलिए जो विदेशी लोग हैं वो भी इलाज कराने के लिए भारत की ओर ज्यादा आते हैं। और भारत में कुशल डॉक्टर भी हैं, तो भारत में कुशल डॉक्टर हैं, दवाएं सस्ती हैं, इसके लिए जो है वो चिकित्सक पर्यटक के रूप में बहुत ज्यादा आते हैं भारत में। ठीक, तो इससे भी लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार मिलता है। तो इसलिए जो पर्यटन का क्षेत्र है, ये जितने भी प्रकार के विदेशी भारत में घूमने के लिए आते हैं, चाहे वो चिकित्सा के लिए आए, चाहे घूमने के लिए आए, चाहे पढ़ने के लिए आए, या फिर रोमांचकारी के रूप में आते हैं, वो सारे के सारे जो है इस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं पर्यटन के। ठीक, तो पर्यटन का मतलब होता है कि विदेशी जो भारत में आए। ठीक, बहुत सारे लोग पढ़ने भी आते हैं, बहुत सारे लोग जो है आते हैं केवल घूमने के लिए, टहलने के लिए। ठीक, तो सांस्कृतिक विविधता देखने के लिए। और बहुत सारे लोग जो है चिकित्सक के रूप में आते हैं। तो उन सारे लोगों को केवल एक कैटेगरी में पर्यटक के रूप में रखते हैं। और ये पर्यटक जो होते हैं ये भारत में बहुत सारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार देता है। ठीक, तो हमारा जो आज का क्लास था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ठीक, तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में अगर पूरा क्लास शुरू से अंत तक आज तक पढ़ा होगा तो आज हमें लगता होगा कि जो लोग पूरा क्लास पढ़े होंगे उनको कोई भी थोड़ा भी डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि यहाँ जो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। इसमें एनसीईआरटी में इसमें कोई भी वर्ड ऐसा इसमें नहीं बचा है कि जो इसमें ना बताया गया हो। ठीक, तो ये पूरा का पूरा इसमें समाप्त होता है। और उसके बाद में अब जो हमारा अगला यूनिट होगा वो अब हम लोग आप लोग बताइए कि उसको हिस्ट्री चालू किया जाए या फिर जो है पॉलिटी नागरिक शास्त्र पढ़ना है। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक एक बार इसको फटाफट रिवीजन कर लो क्या पढ़ा है, 2 मिनट लगेगा। सबसे पहले परिवहन के साधन, परिवहन के साधन को मुख्यतः कितने भागों में बांटते हैं? 3, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक, स्थल परिवहन में मुख्यतः कौन कौन? सड़क, ठीक, फिर रेल और पाइपलाइन। ठीक, उसके बाद जल में भी 2 प्रकार से, कौन कौन से? यानी अंतर्देशीय, ठीक, और अंतरराष्ट्रीय यानी समुद्री। ठीक, वायु परिवहन में भी कौन कौन से? वायु में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय। ठीक, तो ये थे। अब यहाँ पर इतना जो जिन लोगों ने पूरा का पूरा शुरू से क्लास देखा है उन लोगों को इतने में कोई भी थोड़ा भी दिक्कत नहीं बचेगा। सड़क परिवहन को भारत में जितनी भी सड़कें थी उन सारी सड़कों को यहाँ पर बहुत ही आसानी से पढ़ा गया, मैप पे भी पढ़ा गया। रेल परिवहन, रेल का विकास कब हुआ, कैसे कैसे रेल चली, ठीक, कैसे वो सारा सब कुछ पढ़ा गया। पाइपलाइन क्या है उसको भी पढ़ा गया। अंतरदेशीय क्या है, यानी यहाँ पर जितने भी भारत के अंदर जो समुद्री यात्राएं होती हैं, यानी सॉरी इसमें जो भी नदियों द्वारा जो भी परिवहन के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको हम लोगों ने पढ़े। समुद्री पत्तन पढ़ा। वायुयान में घरेलू वायु परिवहन, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, ये सारे का सारा हम लोगों ने आज यहाँ पर कंप्लीट किया। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग बताइए कि आप लोगों को पढ़ना क्या है अगला यूनिट। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।